Hello Bacha Party, once again welcome to your own channel, that is LET classes, where you are learning your physics in a better and a easier way. And I am welcoming you all again in this series. So in this today's series we will start chapter number 6 of class 12, that is work, energy and power. That is the most easier part of the physics. ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है वर्क एनर्जी, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेटेड पार्ट है क्लास 11th में, तभी तो क्लास 11th बोली गई है इसको। तो यहाँ पर हम जब आज के जो सीरीज है इसके अंदर हमने वर्क के बारे में बात करनी है कि वर्क डन होता क्या है। इसके जो दो टॉपिक्स है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज आप इसको एंड तक देखिएगा, और जो बच्चे प्लीज नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, हमारी फैमिली के साथ, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके अपने इन वीडियोस को शेयर करिए, और जो पुराने बच्चे हैं प्लीज वो भी शेयर करिए और लाइक करिए हमारी वीडियोस को, और साथ में सब्सक्राइब का छोटा सा आइकन होगा, ठीक है, प्यारा सा सुंदर सा एक रेड कलर का आइकन होगा, आप उसको प्रेस करिए ताकि आपको हमारे डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज leadeclasses@gmail.com। स्मॉलेस्ट लेटर है सारे, तो प्लीज़, और आप लोग जितना हम पढ़ेंगे, जितना आप लोगों के मार्क्स आएंगे, उतना ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि एटलीस्ट जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो आप लोग पढ़ते हैं, तो उससे बढ़कर खुशी कुछ और नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बेटा आपका वर्क डन, कि वर्क डन होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम करेंगे सबसे पहले हमारी बात आती है इस चीज़ की, वर्क डन की। अब वर्क डन आप सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस मार्कर की, ठीक है, ये मार्कर मेरे हैंड पे है, मेरे पाम पे रखा है, तो क्या इसके ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है बताइए। मैं चल रही हूँ, क्या इसके ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है? इसकी पोजीशन तो एज इट स्टिल है, ठीक है, मेरी पोजीशन हो रही है, मैं अपने बॉडी के ऊपर क्या कर रही हूँ, वर्क डन कर रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है, स्टिल है। तो अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी लाइक दिस, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया आप लोगों की तरफ, ठीक है, तो क्या उस केस में मैंने वर्क डन किया इसके ऊपर? यस, बिल्कुल किया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने इसको फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो वर्क डन होता क्या है बेटा? वर्क डन ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमें क्या बताती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि व्हेनेवर फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और वो क्या करे, वो डिस्प्लेसमेंट करे, दैट ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, देन दैट इज नोन एज योर वर्क डन। ठीक है, दैट इज नोन एज योर वर्क डन। अगर आप कह रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उस केस में आपका कोई भी वर्क डन नहीं होता। आपका वर्क डन करने के लिए फोर्स का लगना और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन इट। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके साथ क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, अभी मैं इसके आगे जो डिस्कशन होगा वो फोर्स वर्क डन इन दैट पार्ट करूंगी, किस पार्ट में, बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इसी में ही आपका नेचर आ जाएगा कांस्टेंट फोर्स में। सपोज करिए कि हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास क्या था, ठीक है, हमने इसको खींचा। अगर हम किसी चीज को खींचते हैं तो हमारा जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, स्लैंटिंग लगता है। ठीक है, इस तरह से खींचा तो स्लैंटिंग फोर्स लगेगा हमारा, तो इट मीन्स इसका जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, स्लैंटिंग लगेगा फोर्स, अगर आप इसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, थीटा जो है वो अगर जिसके साथ थीटा होता है वो कौन सा, वो होता है, फंक्शन होता है एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर रहेगा कौन सा है, वही वाला एफ साइन थीटा, वो लिखने की जरूरत नहीं हमें। ठीक है, तो जब ये डिस्प्लेस किया यहाँ पर, इसका डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, लेट इट बी डी, एम रहेगा, मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इस केस में जो आपका जो कंपोनेंट है जो इसके मूविंग पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा कंपोनेंट है, वो आपका रहेगा एफ कॉस थीटा। कौन सा रहेगा आपका, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसमें तो आपको कोई बेनिफिट ही नहीं है। एफ कॉस थीटा जो है वो आपका क्या है, मूविंग डायरेक्शन फोर्स है, जो कि क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास जो फॉर्मूला था W का, W था हमारे पास F इंटू डी, ठीक है। जो हमारा कॉम्पोनेंट लगा, कौन सा कॉम्पोनेंट है जो उसको मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, F cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ F की प्लेस पर क्या कर दीजिए, F cos थीटा इंटू डी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, F D cos थीटा इज इक्वल टू W, कितना आ गया, W इज इक्वल टू F D cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि आपका जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला आ गया कॉस के उसमें कंपोनेंट के फॉर्म में, और साथ में अगर आपने इसकी यूनिट बतानी है तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है बेटा यूनिट, वो होती है आपकी जूल, या तो जूल बोल सकते हैं या फिर आप न्यूटन मीटर में बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर की, वो आपकी मर्जी है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो अगर वेक्टर प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा, स्केलर मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। तो आपका जो वर्क डन है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज नोन एज योर स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका कुछ नेचर है, ठीक है, ये तो था इसका एसआई यूनिट के बारे में जूल, लेकिन अगर हम बात करें किस चीज के बारे में, उसकी सीजीएस यूनिट के बारे में, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है वर्क डन की, आपने उसमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है, सीजीएस यूनिट होती है बेटा इसकी अर्ग, क्या होती है, अर्ग। 1 जूल जो होता है आपका 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है, कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज नोन एज योर सीजीएस यूनिट अर्ग। अब अगर इसके नेचर के बारे में बात किया जाए, तो नेचर जो होता है ना बेटा, वो आपका 3 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, और एक होता है जीरो वर्क डन। अब हम इसमें ही केसेस करेंगे, ठीक है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे आता है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर बॉडी की जो डायरेक्शन है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो उस केस में एंगल कितना होगा बेटा इसके बीच में, वो होगा 0 डिग्री, क्योंकि कोई एंगल नहीं बनना इसके बीच में, 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू F D cos 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 होता है 1 के इक्वल। तो आपके पास यहाँ से वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया आपके पास W इज इक्वल टू F इंटू डी, पॉजिटिव वर्क डन आ गया। इट मीन्स अगर आपका वर्क द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड केस देखिए, अगर आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा इसके बीच में, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल, ठीक है, मैंने क्या करा, बॉल को हिट किया, यहाँ से फेंका शू, ठीक है, जब उसको हिट करवाया बॉल पर, तो वो क्या होगी, बाउंस बैक करके आएगी। इट मीन्स फोर्स हम जिस डायरेक्शन में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो उस केस में जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का। स्प्रिंग का केस भी ले सकते हैं आप उस केस में, तो थीटा हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू ये हो गया F D cos 180, cos 180 होता है बेटा आपका -1, तो यहाँ पे हो गया -F इंटू डी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वर्क डन। अगर थीटा 180 डिग्री है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। थर्ड केस आता है, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ पुली, ठीक है, पुली ने क्या किया, लगेज उठाया, अपने सिर पे रखा, लेकिन उस लगेज का जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पुली जो है उस लगेज को लेकर क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, फोर्स कहाँ लग रहा है उस लगेज का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो उस केस में जो आपका वर्क डन होता है वो कितना होता है, F D cos 90, और cos 90 होता है बेटा आपका 0, तो वर्क डन कितना होता है आपका 0 हो जाता है। सो दिस इज योर कांस्टेंट फोर्स केसेस, ठीक है, यहाँ पे नेचर भी आप बोल सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन के बारे में आपने बता दिया यहाँ से। ओके, आई होप आपको समझ आया हो यहाँ से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये तो था कांस्टेंट फोर्स हमने लगाई है। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस लगाई हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हो सकता है 5 न्यूटन लग जाए, 10 न्यूटन लग जाए, 20 लग जाए, 15 लग जाए, मतलब कितनी भी लग सकती है। उस केस में हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इतना कोई मैक्सिमम बड़ा पार्ट नहीं है उस केस में, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल ए नहीं आएगा, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि बहुत सारे फोर्स लगे हैं। अगर वेरिएबल फोर्स के बारे में बात की जाए तो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है कि हमने अलग अलग पाथ पे डिफरेंट फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल इंटरवल में क्या हुआ, डिफरेंट फोर्स से मूव किया, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, किस किस के बीच में, फोर्स और टाइम के बीच में, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, चेंज। ये देखिए
चेंज है एंगल, ठीक है। ये θ1 ले लीजिए, ये θ2 ले लीजिए, ये θ3 ले लीजिए, एंगल चेंज है। इट मीन्स जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और स्मॉल इंटरवल में क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं स्मॉलर इंटरवल में बात कर रही हूँ तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे स्मॉलर इंटरवल के लिए, डब्ल्यू नेट इंटरवल कितना हो जाएगा वर्क डन। अगर मैं स्मॉलर इंटरवल के लिए बात कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले लिया छोटा डी आर, छोटे छोटे पार्ट्स में डी आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमने कर लिया समेशन, क्योंकि मैक्सिमम है एफ डॉट डी आर। बहुत सारे फोर्स हैं इस ग्राफ पर, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट है, इसी वजह से हम क्या ले रहे हैं, एफ इंटू डी आर ले रहे हैं। अब अगर मैं फुल कर्व के बारे में बात करती हूँ तो फुल कर्व के केस में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट। तो W किसके इक्वल आ जाएगा, फुल वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी आर के, ठीक है। तो ये तो केस था पूरे वर्क डन का। अगर हमने वर्क डन निकालना है सपोज करिए एक्स एक्सिस में, या अगर निकालना है वाई एक्सिस में, या निकालना है जेड एक्सिस में, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल लेंगे, एक्स एक्सिस के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो हम लेते हैं W इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स ले लेते हैं वैसे हम, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपके पास f इंटू डी एक्स फैक्टर, डी आर की जगह देंगे डी एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स लॉन्ग हो रहा है। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर z एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू f इंटू डी जेड। तो ये जो आपके तीनों वर्क डन है वो क्या है, डिफरेंट वेरिएबल फोर्स के लिए है, अलग अलग डायरेक्शन में है, छोटे पाथ के लिए है, ठीक है, dx dy dz के लिए है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज योर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो। आज के टॉपिक में सिर्फ हमने वर्क डन के बारे में बात करनी थी। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एंड दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, उसके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ जितना हो सके आप इसको एंड तक देखिए और जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू सो मच।